A very good afternoon students and a very warm welcome to the classes again। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, बायोलॉजी 10th का NSO, IOS और NSTSC का क्वेश्चन। आई होप यू ऑल आर प्रिपेयर्ड, यू ऑल आर प्रिपेयरिंग वेल और आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर चुके हो। तो ये रिवीजन है जिसमें मैं PYQs डिस्कस करूंगा ऑफ द ईयर 2022 टू 2023। तो ये जो मैं क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूं, ठीक है, इसमें मैंने क्या किया है, सबसे पहले साल जो है 2022 से 2023 लिया है और ऑब्वियसली क्या है, मैंने क्वेश्चन पेपर को दो सेगमेंट्स में डिवाइड करके रखा है, जस्ट लाइक द लास्ट लेक्चर्स। इसमें सबसे पहला जो सेक्शन रहेगा वो क्या है, जनरल क्वेश्चंस रहेगा, हर एक चैप्टर से हम लोग देखेंगे और लास्ट में मैंने एक सेक्शन इंक्लूड किया है जो क्या है, अचीवर सेक्शन। उस अचीवर सेक्शन में क्या होता है, क्रिटिकल थिंकिंग, हम लोग को कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस रहता है, उसको और अच्छे से समझना है। ये जो पेपर पैटर्न मैंने यहां पे बनाया है ये कंप्लीटली एनएसओ के पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग है। बाकी क्वेश्चंस जो है वो वेरिएशन है, जो वेरिएबल है वो डिफरेंट एग्जाम से आ रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारे सामने आ रहा है वो क्या है, आइडेंटिफाई द प्रोसेस शोन इन द गिवन फिगर एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग इट। तो सबसे पहले हम लोग को ये फिगर दिख रहा होगा, ठीक है, ये फिगर हम लोग को आइडेंटिफाई करना है कि क्या है। ये कंप्लीट फिगर से जब हम लोग को दिखाई दे रहा है एरो अंदर की तरफ है, मतलब डाउनवर्ड है, उसके बाद रिब्स जो है जो डाउनवर्ड है और डायफ्राम जो है रिलैक्स कर रहा है, तो ये कौन सा हम लोग को समझा रहा है, कौन सा हम लोग को डिनोट कर रहा है, एक्सलेशन। ये डिनोट कर रहा है एक्सलेशन। चलो, एक्सलेशन में सबसे पहले क्या होता है, जो रिब्स होता है दैट स्टार्ट्स मूविंग डाउनवर्ड एंड क्या होगा अपना इनवर्ड। सॉरी, एक सेकेंड, मैं क्वेश्चन पेपर वापस चला जाता हूं। हाँ, तो ये यहां पे क्या होगा, डाउनवर्ड यहां पे हो जाएगा आपका डाउनवर्ड और क्या हो जाएगा, इनवर्ड। चलो, ये तो अपन का क्लियर हो गया कि एक्सलेशन में रिब्स जो है, एक्सलेशन में जो रिब्स है इट्स मूवमेंट विल बी फर्स्ट ऑफ ऑल डाउनवर्ड एंड सेकेंड इनवर्ड, अंदर की तरफ जाते हैं। एक्सलेशन में जब सांस बाहर आ रही होती है, तो जब सांस बाहर आती है तो क्या है, जो थोरैसिक, जो यहां पर जो देखना लिखा हुआ है थोरैसिक कैविटी जो है वो क्या होगा, डिक्रीज हो जाता है। थोरैसिक कैविटी क्या है, डिक्रीज हो जाता है और अंदर का जो एयर प्रेशर है वो इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि अंदर के एयर को, कार्बन डाइऑक्साइड को क्या है, वो एक्सेल करा देता है, सांस को बाहर छोड़ देता है। तो एयर प्रेशर क्या है, इंक्रीजेस एंड थोरैसिक कैविटी डिक्रीजेस। तो इस चीज के अकॉर्डिंग अपन देखते हैं कि क्या क्वेश्चन में पूछा गया है, कैन सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग इट। तो ड्यूरिंग द गिवन प्रोसेस, ये प्रोसेस में क्या बोला जा रहा है, वॉल्यूम ऑफ द थोरैसिक कैविटी डिक्रीजेस, एयर मूव्स आउट, एज एयर मूव्स आउट। क्या बोल रहा है कि वॉल्यूम ऑफ द थोरैसिक कैविटी जो है वो क्या है, डिक्रीज हो रहा है एंड एयर मूव्स आउट। ये तो बिल्कुल सही ही है। उसके बाद दूसरा देखते हैं, एयर प्रेशर इनसाइड द लंग्स डिक्रीजेस, एज अ रिजल्ट एटमॉस्फेयर एयर rushes into the lungs। ये गलत बात है, ठीक है, यहां पर एक्सलेशन हो रहा है, एयर लंग्स के अंदर कैसे आएगा, एयर लंग्स से बाहर जाएगा। तो यहां पे एयर प्रेशर इनसाइड द लंग्स क्या है, डिक्रीजेस। ये गलत है, यहां पे डिक्रीजेस नहीं होगा, यहां पे क्या होगा, इंक्रीजेस। As a result, atmospheric air pressure moves out from the lungs, ना कि इनटू द लंग्स। ठीक है, आई होप समझ में आया। तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। ऑप्शन सी देखते हैं, रिब्स मूव अपवर्ड एंड आउटवर्ड एंड वॉल्यूम ऑफ द थोरैसिक कैविटी इंक्रीजेस। ये तो पहले ही गलत हो गया। ठीक है, सबसे पहले रिब्स जो है वो अपवर्ड मूव नहीं करेगा। अपवर्ड मूव कब करेगा, जब हम लोग इनहेल करते हैं। तो यहां पर तो सबसे पहले गलत हो गया, तो इसको अपन को देखना ही नहीं है। और तो ऑप्शन सी क्या हो गया, वो भी गलत है। और यहां पे बोल रहा है बोथ ए एंड सी। ए तो करेक्ट है, ये हमें पता है, लेकिन सी क्या करेक्ट था क्या, नहीं, सी करेक्ट नहीं था। तो ऑप्शन डी तो ऑब्वियसली इनकरेक्ट हो गया। सो द लास्ट आंसर दैट स्टेज इज ऑप्शन नंबर ए, वॉल्यूम ऑफ द थोरैसिक कैविटी डिक्रीजेस एज क्या है, एयर मूव्स आउट। एयर मूव आउट करता है, इसीलिए थोरैसिक कैविटी के अंदर का जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज कर जाता है। आई होप आप लोग को क्वेश्चन समझ में आया है। अगर नहीं आया है तो फिर से और एक बार रिवाइंड कर लीजिए, स्टार्टिंग से फिर से और एक बार देख लीजिए। चलो, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छा एक क्वेश्चन है ये वाला। कौन से चैप्टर से है, सबसे पहले
टिश्यूज। तो उससे समझने से पहले हम लोग क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। रेफर टू द गिवन फ्लो चार्ट। यहां पर क्या है, एक फ्लो चार्ट दिया हुआ है। यहां पे क्या है, एक फ्लो चार्ट दिया हुआ है, जिससे हम लोग क्या है यहां पर देखेंगे कि क्या बोला जा रहा है, क्या नहीं बोला जा रहा है। तो सबसे पहले क्या लिखा है, इट इज अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू इन ह्यूमंस। इट इज अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू इन ह्यूमंस। अगर नहीं है तो पी है, अगर कनेक्टिव टिश्यू नहीं है तो पी है। तो इसका मतलब यहां पे क्या हो सकता है, पी एपिथेलियल नर्वस, एपिथेलियल नर्वस, या तो और क्या हो सकता है, मस्क्यूलर टिश्यू। और क्या हो सकता है अपना, मस्क्यूलर टिश्यू। चलो ये तो अपन को मिल गया। अगर आप चीज को देखना कि कनेक्टिव टिश्यू है, लेकिन यहां पर क्या है, इट इज अ फाइब्रस टिश्यू दैट कनेक्ट्स, दैट कंसिस्ट ऑफ डेंसली पैक्ड फाइबर्स एंड सेल्स। तो क्या बोल रहा है कि यहां पर कनेक्टिव टिश्यू तो है, और क्या है ये फाइबर टिश्यू, फाइब्रस टिश्यू है दैट कंसिस्ट ऑफ डेंसली पैक्ड फाइबर्स एंड सेल्स, ये नहीं है, सिर्फ इट इज अ कनेक्टिव टिश्यू, इट इज अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। तो क्या होगा हमारा क्यू। इस पे अपन क्या लिख सकते हैं, एरियोलर, इस पे अपन लिख सकते हैं एरियोलर हो सकता है, ये एरियोलर हो सकता है, एडिपोज हो सकता है, एरियोलर हो सकता है, एडिपोज हो सकता है, और क्या हो सकता है हमारा, कनेक्टिव टिश्यू। और क्या हो सकता है, कनेक्टिव टिश्यू। चलो तो हमें क्यू भी पता चल गया कि क्यू क्या क्या हो सकता है, एरियोलर, एडिपोज और कनेक्टिव टिश्यू हो सकता है। उसके बाद देखो क्या है, इट कनेक्ट्स। अगर ये दोनों ही फैक्टर यस है, मतलब कनेक्टिव टिश्यू भी है और उसके बाद फाइब्रस टिश्यू भी है दैट डेंसली पैक्ड फाइब्रस एंड सेल्स, और तुम्हारा क्या है, फाइब्रस टिश्यू भी है जो डेंसली पैक्ड है, किससे, फाइब्रस एंड सेल्स। अच्छे से पढ़ना, फाइब्रस एंड सेल्स से डेंसली पैक्ड है। अगर दोनों फैक्टर करेक्ट है तो कहा आ गया, इट कनेक्ट्स स्केलेटल मसल्स विद बोन्स। ये दोनों फैक्टर सही है, लेकिन अगर नो है, ये दोनों फैक्टर ये है, लेकिन ये अगर नो है, स्केलेटल मसल्स का नहीं होता है, तो ये कहां पे आ जाता है, आर पे। आर पे हमारा क्या हो जाएगा, लिगामेंट। आर पे हमारा फिर क्या हो जाएगा, लिगामेंट। आर पे हमारा क्या हो जाएगा, लिगामेंट। अब इस चीज को देखना, अगर ये तीनों ही फैक्टर से इक्वल, मतलब एकदम एक दूसरे के साथ कांटेक्ट कर रहे हैं या बाइंड कर रहे हैं, तो जाके हमारा क्या होगा, एस। तो एस पे अपन को देखना है अभी, एस पे क्या होगा फिर, आर अगर लिगामेंट हो गया तो एस हमारा क्या हो जाएगा, टेंडन्स। एस हमारा क्या हो जाएगा, टेंडन। मैं लिख लेता हूं जल्दी से, टेंडन। तो अपन को ये तो क्लियर हो गया कि पी जो है वो एपिथेलियल नर्वस होगा या तो मस्कुलर टिश्यू होगा, क्यू जो है वो एरियोलर एडिपोज होगा या कनेक्टिव टिश्यू होगा, ठीक है। उसके बाद आर जो है वो लिगामेंट होगा और एस जो है वो टेंडन होगा। तो इस चार्ट से हम लोग ने ये आइडेंटिफिकेशन कर लिया। अब इसको देखते हैं, रेफर टू द गिवन फ्लो चार्ट, आइडेंटिफाई पी एंड एस। हमने आइडेंटिफिकेशन कर लिया अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। उसके बाद एंड सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग देम, और इनके रिगार्डिंग ये जो स्टेट पी क्यू आर एस है, इनके रिगार्डिंग कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है अपन को क्या करना है, यहां पे निकालना है। तो सबसे पहले देखते हैं, P could be a tissue that forms endoskeleton of a vertebrate body। क्या बोलता है कि endoskeleton of a vertebrate body, ये तो गलत हो गया क्योंकि ये कौन करता है, बोन और कार्टिलेज। endoskeleton of a vertebrate body कौन देता है, बोन और कार्टिलेज। तो लिख लेते हैं बोन और कार्टिलेज। चलो तो ये तो सरासर क्या हो गया अपना, गलत हो गया। ये तो सरासर क्या हो गया, गलत हो गया। उसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं, देखते हैं, P could be a tissue that is made up of white collagen fiber। ये तो करेक्ट है, P could be a tissue। P क्या है, epithelial nervous। S could be a tissue that is made up of white collagen fiber। जो टेंडन है, ठीक है, जो टेंडन है वो क्या है, ऑब्वियसली व्हाइट कोलेजन फाइबर से बना होगा। व्हाइट कोलेजन फाइबर ये क्या है, एबंडेंट प्रोटीन है, एबंडेंट प्रोटीन होता है जिससे बना होता है ये कोलेजन। सो एस कुड बी अ टिश्यू दैट इज मेड अप ऑफ व्हाइट कोलेजन फाइबर। सो दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। इसको मैं टिक करके रखता हूं, लेकिन लास्ट दो ऑप्शन भी देख लेता हूं, क्या है, R could be a tissue that also lines the kidney tubules and oviducts। नहीं, ये क्या होता है,
क्यूबॉइडल, स्क्वैमस क्यूबॉइडल जो होता है उससे बना होता है, क्यूबॉइडल एपिथेलियल जो टिश्यूज है उससे बना होता है। तो ये भी सरासर क्या हो गया, गलत हो गया। उसके बाद क्यू कुड बी अ टिश्यू दैट इज फाउंड इन द वॉल्स ऑफ हार्ट, हार्ट के जो टिश्यू है वो क्या है, कार्डियक टिश्यूज होता है, मायोकार्डियम, एपिकार्डियम, एंडोकार्डियम, ये सब होता है, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये भी क्या हो गया अपना, गलत हो गया, क्योंकि क्यू यहां पे क्या था हमारा, एरियोलर, एडिपोज और कनेक्टिव टिश्यू, ये तो कहीं से भी लिंक्ड नहीं है। तो अपन को राइट ऑप्शन जो है वो मिल गया, वो क्या है, एस, मतलब टेंडन जो है वो व्हाइट कोलेजन फाइबर से बना होता है और कोलेजन फाइबर इज द एबंडेंट प्रोटीन, इज द एबंडेंट प्रोटीन जो कोलेजन फॉर्म करता है। तो चलो हम लोग अभी नेक्स्ट पे चलते हैं। आई होप आप लोग को ये क्वेश्चंस बहुत इजीली समझ आ रहा होगा। चलो नंबर 3 को थर्ड क्वेश्चन क्या है, अच्छे से देखना है इस क्वेश्चन को, क्या लिखा हुआ है, सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। अपन को क्या करना है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है, अपन को इनकरेक्ट स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहला देखते हैं, रिलैक्सिन हार्मोन इज रिलीज्ड फ्रॉम द ओवरी, इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, ठीक है। रिलैक्सिन हार्मोन जो है वो क्या बोला जा रहा है कि तुम्हारा कहां से रिलीज होता है, सबसे पहले कहां से रिलीज होता है, रिलैक्सिन फाइबर जो है, हार्मोन जो है रिलीज फ्रॉम द ओवरी, इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, ये भी सही बोला है, ठीक है। रिलैक्सिन हार्मोन क्या करता है, जो मसल्स है, जो फीमेल के अंदर जो मसल्स है उसको क्या है, स्ट्रेच करता है, ताकि लेबर के टाइम पे, चाइल्ड बर्थ के लेबर के टाइम पे क्या हो, वो इजीली बाहर आ सके। तो इसी वजह से क्या है, ये रिलैक्सिन हार्मोन रिलीज करता है और मसल्स को सब कुछ स्ट्रेच करने में हेल्प करता है। तो चलो ये तो करेक्ट हो गया अपना। दूसरा देखते हैं क्या है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कॉजेज रिलीज ऑफ ओवम द ओवरी ड्यूरिंग 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल, ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है। 14 डे ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल, ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, तो इसको भी हम छोड़ देते हैं। थर्ड देखते हैं, जाइगोट अंडरगोज रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन टू फॉर्म ब्लास्टोसिस्ट, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। ब्लास्टोसिस्ट क्या है, जो फर्टिलाइजेशन के बाद जो ब्लास्टोसिस्ट 3 to 4 डेज या 5 डेज के अंदर ब्लास्टोसिस्ट फॉर्म करता है, यही ब्लास्टोसिस्ट ग्रेजुअली ग्रो करता है क्या, आपका एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट और प्लासेंटा फॉर्म करने के लिए, जो जाके बाद में एक प्रॉपर एम्ब्रायो और प्लेसेंटा में फॉर्म होता है। सो दिस इज ऑल्सो अ करेक्ट स्टेटमेंट। तो लास्ट बचा क्या अपना, लास्ट बचा क्या, बताओ लास्ट क्या बचा है फिर, ये वाला डी। डी क्या है देखते हैं, इन अ नॉर्मल ह्यूमन फीमेल इम्प्लांटेशन ऑफ द ब्लास्टोसिस्ट टू द यूटेराइन वॉल ऑकर्स आफ्टर 17 डेज ऑफ फर्टिलाइजेशन, ये गलत है, कितना डेज होगा, 7 डेज, 7 डेज ऑफ फर्टिलाइजेशन, 17 तो बहुत ज्यादा हो जाता है, 7 डेज ऑफ फर्टिलाइजेशन। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। तो ये डी वाला क्या है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, और हमारे अकॉर्डिंगली अपन को क्या सर्च करना था कि कौन सा इनकरेक्ट है, तो अपन को मिल गया, तो अपन को क्या मिल गया, डी इज द आंसर। चलो आप लोग को समझ में आया कि नहीं आया, कोई डाउट है किसी को, अगर नहीं है तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और अगर है तो फिर से रिवाइंड करके इस लेक्चर को देखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, आइडेंटिफाई प्लांट टिश्यू एक्स फ्रॉम द गिवन फिगर एंड सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग इट। हम लोग को क्या है, एक्स जो है उसको आइडेंटिफाई करना है और गिवन स्टेटमेंट से मैच करना है कि कौन सा करेक्ट है। सबसे पहले एक्स जो है वो क्या है, स्क्लेरेनकाइमा, क्या है, स्क्लेरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा जो है वो क्या होगा, हमारा परमानेंट टिश्यू होता है। स्क्लेरेनकाइमा जो है वो क्या होगा, परमानेंट टिश्यू होता है, और ये क्या है, डेड सेल है, और ये क्या है, डेड सेल फॉर्म, पूरा डेड सेल से फॉर्म रहता है ये। जस्ट अ सेकेंड, ये क्या है, डेड सेल से फॉर्म होता है। ये क्या प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन, ये क्या प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन टू दी, किसको प्रोवाइड करता है ये, टू दी किसको प्रोवाइड करता है, सबसे पहले नट्स, उसके बाद सीड्स, इन लोग को क्या प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन टू दी नट्स एंड सीड्स, इन लोग को क्या है, वो क्या प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तो चलो अब अपन को देखना है, सबसे पहले तो हमने एक्स आइडेंटिफाई कर लिया कि क्या है, स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू है। उसके बाद देखते हैं कि इसका कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है। इट कंटेन्स क्लोरोप्लास्ट एंड
टेक्स पार्ट इन फोटोसिंथेसिस। इसके अंदर क्या बोल रहा है कि क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है और ये टेक्स पार्ट इन फोटोसिंथेसिस, ये फोटोसिंथेसिस में टेक पार्ट करता है। ये तो सरासर गलत है, क्लोरोप्लास्ट तो प्रेजेंट इसमें होता ही नहीं है, वो तो अलग चीज हो गया। और सबसे पहले ये तो डेड है, इसका एक स्पेसिफिक फंक्शन हो जाएगा, तो ये क्या है, गलत हो गया। उसके बाद सेकंड देखते हैं, इट एक्ट्स एज वाटर स्टोरेज टिश्यू इन सक्यूलेंट प्लांट सच एज यूफोर्बिया। वाटर स्टोरेज टिश्यू ये तो कतई नहीं है, वाटर स्टोरेज टिश्यू इसका काम नहीं है। तो चलो अभी हम लोग देखते हैं क्या है थर्ड ऑप्शन, इट प्रोवाइड्स हार्ड प्रोटेक्टिव कवरिंग इन नट्स। बिल्कुल सही, ये तो हमारे सेंटेंस के साथ बिल्कुल मैच कर गया, ये तो मैंने जो बताया भी उसके साथ मैच कर गया। तो इसी वजह से ऑप्शन सी जो है दैट विल बी दी करेक्ट आंसर। और ऑप्शन डी क्या हुआ है, देखो ऑप्शन डी क्या दिया हुआ है, देख लेते हैं। चलो ऑप्शन डी है, इट स्टोर्स वेस्ट प्रोडक्ट्स एंड गम्स एंड टैनिन्स इन सम प्लांट्स। ये भी तो गलत है, ये जो है वो स्पेसिफिक हो जाता है, पेरेन्काइमा के अंदर फंक्शन हो जाता है, वो मॉडिफाइड पेरेन्काइमा ये फंक्शंस को करते हैं, तो ये तो सरासर गलत हो गया। उसके बाद देखते हैं हम लोग क्या है, नेक्स्ट पे चलते हैं अपन। देखो क्या है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म सेक्स डिटर्मिनेशन ऑकर्ड अंडर द इफेक्ट ऑफ एनवायरमेंटल फैक्टर्स, अंडर द इफेक्ट ऑफ एनवायरमेंटल फैक्टर्स। तो चलो सबसे पहले हम लोग क्या है, पैवोक्रिस्टेटस जो है उससे स्टार्ट करते हैं। ये क्या है, सबसे पहले पी फाउल है, पी फाउल का साइंटिफिक नेम है, पी फाउल का साइंटिफिक नेम है। इसके जो मेल होते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं, पीकॉक, और जो फीमेल होता है उनको हम लोग बोलते हैं पी हैन। तो बच्चा ये मत सोचना कि पी फाउल इज समथिंग डिफरेंट, ठीक है, तो इट इज अ स्पीसीज। तो पैवोक्रिस्टेटस जो है दैट इज पीकॉक, पी फाउल, ये किसी भी तरीके से एनवायरमेंटल फैक्टर, सेक्स डिटर्मिनेशन जो है वो एनवायरमेंटल फैक्टर से इफेक्ट नहीं होता है। सो दिस इज अ इनकरेक्ट वन। तो अभी हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पे, ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर, ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर, ये किसका होगा, ये किसका साइंटिफिक नेम है, फ्रूट फ्लाई। ये किसका साइंटिफिक नेम है, फ्रूट फ्लाई। तो लिख लेते हैं हम लोग, दिस इज अ साइंटिफिक नेम ऑफ फ्रूट फ्लाई। तो दिस इज अ साइंटिफिक नेम ऑफ फ्रूट फ्लाई। तो ये भी हमारा इफेक्ट नहीं करता है, सेक्स डिटर्मिनेशन जो है वो टेम्परेचर के बेसिस पे नहीं होता है। उसके बाद देखते हैं क्या है, एलिडोपोडा, ठीक है। उसके बाद क्या आ गया अपना, एलिडोपोडा। एलिडोपोडा इज द साइंटिफिक नेम ऑफ जायंट पांडास, ठीक है, इज द साइंटिफिक नेम ऑफ जायंट पैंडास, जायंट नेम ऑफ जायंट पैंडास। चलो, तो ये भी तो नहीं करता, ये तो हम लोग को पता ही है, ये तो मैमल कैटेगरी में आ गया, ये तो करता ही नहीं है। उसके बाद देखो लास्ट फिर बचा क्या अपना, लास्ट फिर बचा क्या है, क्राइसेमाइस पिक्टा, क्राइसेमाइस पिक्टा। क्राइसेमाइस पिक्टा इज द साइंटिफिक नेम ऑफ पेंटेड टर्टल, इज द साइंटिफिक नेम ऑफ पेंटेड टर्टल। मैं लिख लेता हूं इधर, इज द साइंटिफिक नेम ऑफ पेंटेड टर्टल। थोड़ा बहुत कलरफुल होते हैं ये टर्टल, इसीलिए बोला जाता है पेंटेड टर्टल। अब ये क्या है, 33 डिग्री, सॉरी, ये क्या है, 33 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, ये याद रखना बच्चा, 33 डिग्री सेल्सियस के ऊपर क्या फॉर्म करता है, 33 डिग्री सेल्सियस के ऊपर क्या फॉर्म करेगा अपना, फीमेल प्रोजेनी। क्या फॉर्म करेगा, फीमेल प्रोजेनी। और बिलो 28 डिग्री सेल्सियस क्या फॉर्म करेगा, मेल प्रोजेनी। चलो, आई होप समझ में आया। 33 डिग्री सेल्सियस के ऊपर क्या फॉर्म करेगा, ये फीमेल प्रोजेनी, और 28 डिग्री सेल्सियस के नीचे क्या फॉर्म करेगा, मेल प्रोजेनी। सो दिस इज द organism that sex determination is completely dependent on temperature or environmental factors. So this A is the correct answer. तो painted turtle जो है is the correct answer. इसको अच्छे से याद रखना। चलो अपन अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, फिर देखते हैं which among the following is not a complex fertilizer। कौन सा कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर नहीं है। सबसे पहले ये तीन जो है, यूरिया, ammonia and ammonium, urea, ammonium phosphate and nitrophosphate, these three are complex
fertilizers. These three are complex fertilizer. और उसके बाद कैल्शियम एमोनियम नाइट्रेट जो है, दिस इज द नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर. फर्टिलाइजर. तो इसी वजह से ऑप्शन डी इज दी करेक्ट आंसर. कैल्शियम एमोनियम नाइट्रेट जो क्या है आपका यहां पर कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर नहीं होता, ये क्या है, नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर है. दिस इज अ सिंपल फर्टिलाइजर. चलो तो अपन नेक्स्ट पे चलते हैं. अब देखते हैं कि यहां पे क्या लिखा हुआ है. सबसे पहले देखिए, रेफर टू द गिवन फ्लो चार्ट एंड सिलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली फिल्स द ब्लैंक्स 1 to 4. अपन को क्या है, सिलेक्ट करना है जो कंप्लीटली क्या है इसको फिल कर सके. तो सबसे पहला जो यहां पर होगा इंजरी, ठीक है, सबसे पहला जो यहां पे होगा क्या दिया हुआ है, अच्छे से आप लोग चार्ट को देख लीजिए, अच्छे से इस चार्ट को पहले पढ़ लीजिए. क्या है, एक इंजरी साइट के बारे में बताया गया है. एक क्या है, इंजरी साइट के बारे में बताया गया है. इस इंजरी साइट में सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, इंजर्ड टिश्यू और रप्चर्ड प्लेटलेट्स. उस रप्चर्ड प्लेटलेट्स में 1 और 2 लेबलिंग करना है अपन को कि 2 देखो 2 जगह पे है, 1, 3 और 4 3 जगह पे दिया हुआ है. प्रोथ्रोम्बिन और पॉलीमराइजेशन ऑफ द क्लॉट. ये पूरा जो क्लॉटिंग सिस्टम है ये क्या होता है, जो भी हमारे ब्लड में क्लॉटिंग होता है वो कौन देखता है, ब्लड प्लेटलेट्स. ये जो कट जाना, इंजरी, फिर उसके बाद प्लेटलेट्स फॉर्म करना, क्लॉटिंग, ये सब कुछ ब्लड प्लेटलेट्स देखते हैं. तो ये जो देख रहे हैं, सबसे पहला क्या है, इंजरी हुआ. सबसे पहला क्या है, इंजरी हुआ. उसके बाद इंज्योर्ड टिश्यू, फिर क्या है, रप्चर्ड प्लेटलेट्स. ये क्या फॉर्म करेगा अपना, रप्चर्ड प्लेटलेट्स. ये क्या फॉर्म कर रहा है, देखो नंबर 1, ठीक है, नंबर 1 ये क्या होगा, थ्रोम्बोप्लास्टिन. ये क्या होता है, प्लेटलेट्स क्या रिलीज करता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन. ध्यान रखना इसको, क्या रिलीज किया जाता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन. उसके बाद ये थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या है जो रिलीज होता है, प्रोथ्रोम्बिन को किसमें कन्वर्ट करता है, थ्रोम्बिन. किसमें करता है, थ्रोम्बिन. उसके बाद ये Ca2+ के कंसिडर में आके, मतलब Ca2+ कैल्शियम आयंस जो है Ca2+ के कंसिडर में आके क्या करता है, फिर से किसको फिब्रिन में कन्वर्ट करता है तुम्हारा, फिर से किसको फिब्रिन में कन्वर्ट करता है, फिब्रिनोजेन. किसको करता है, फिब्रिनोजेन. और ये फर्दर पॉलीमराइजेशन होके जो सॉल्यूबल, सबसे पहले ये याद रखना, दिस इज सॉल्यूबल फिब्रिनोजेन. सॉल्यूबल फिब्रिनोजेन, इसको पॉइंट को अच्छे से याद रखना, दिस इज सॉल्यूबल फिब्रिनोजेन. ये जो सॉल्यूबल फिब्रिनोजेन है ये क्या करता है, पॉलीमराइजेशन ऑफ द क्लॉट करता है और फिर उसके बाद डिविजन्स फॉर्म करता है, क्विक डिविजन्स फॉर्म करता है ताकि प्रॉपर्ली फिल हो जाए. सो दिस इज द कंप्लीट चार्ट. अब इसके अकॉर्डिंग क्या है, 1 वाला जो है वो थ्रोम्बोप्लास्टिन होगा. मैं दूसरे कलर से आपको लिख देता हूं ताकि इजी हो. जो 1 वाला होगा दैट विल बी थ्रोम्बोप्लास्टिन. जो 2 है वो क्या है, Ca2+ है. जो 3 है दैट विल बी थ्रोम्बिन. सो सॉरी, जो 3 है दैट विल बी क्या है, थ्रोम्बिन. और उसके बाद जो 4 है दैट विल बी फिब्रिनोजेन. तो सबसे पहले हम लोग को थ्रोम्बोप्लास्टिन, Ca2+, थ्रोम्बिन और फिब्रिनोजेन ढूंढना है. तो थ्रोम्बोप्लास्टिन स्टार्टिंग में 1 में ये 2 ऑप्शन में ही है. उसके बाद थ्रोम्बोप्लास्टिन हो गया, फिर Ca2+ ये आ गया इधर. तो दिस इज दी करेक्ट आंसर. सो दिस इज दी करेक्ट आंसर. ऑप्शन बी जो है इज दी करेक्ट आंसर. जस्ट अ सेकेंड, ऑप्शन बी जो है वो क्या होगा, अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा. आई होप समझ में आया. सबसे पहला है थ्रोम्बोप्लास्टिन, फिर क्या है Ca2+, फिर थ्रोम्बिन, फिर फिब्रिनोजेन अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्सेप्ट. आई होप आप लोग को ये समझ में आया है कि मैं क्या समझाना चाह रहा था. चलो, अभी तक हमने जो भी क्वेश्चंस करा है, मैंने सबसे पहले देखना कि यहाँ पे चैप्टर नेम्स भी दिया हुआ है, उस अकॉर्डिंगली मैंने यहाँ पे कराया, तो उसको अकॉर्डिंगली पढ़ते जाना और चैप्टर नेम के साथ रिलेट करना. तो चलो हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं. अभी लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेक्शन इज हेरेडिटी, इज फ्रॉम हेरेडिटी. तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं, देखते हैं. व्हेन अ pure breeding pea plant having purple flowers is crossed produced in F1 generation where
tall with generation were tall with purple flowers on selfing the plants obtained in F1 generation. New combinations were produced in the ratio 3:3 in F2 generation. This occurred due to, सबसे पहले हम लोग को ये याद रखना है कि ये जो appearance of new combination in F2 generation है which is different from parental type is due to, which is different, जो F2 generation में ये जो new variation आ रहा है जो different होता है parental type से, ये completely क्यों होता है? ये कंप्लीटली क्यों होता है? क्योंकि दी लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ये बोलता है हम लोग को, ये क्या बोलता है कि जो भी सेग्रीगेशन है, ये अपन को क्या बोलता है कि जो भी सेग्रीगेशन है वो कंप्लीटली इंडिपेंडेंट होगा, वो कंप्लीटली क्या होगा? इंडिपेंडेंट होगा। जैसे सपोज कर लो कि अगर मैं यहां पे दो कैरेक्टर ले लूं, ठीक है, टॉल एंड राउंड, टॉल एंड राउंड, और ये डोमिनेंट ले लिया मैंने, और रिसेसिव क्या ले लिया? ड्वार्फ एंड रिंकल्ड। चलो तो रिंकल्ड, तो सबसे पहले कैपिटल टी और यहां पे राउंड के लिए कैपिटल आर, और उसके बाद ड्वार्फ में क्या हो सकता है? स्मॉल टी, और रिंकल्ड के लिए स्मॉल आर। तो इनसे जो गैमेट्स बनेगा वो क्या होगा आपका? कैपिटल टी कैपिटल आर, उसके बाद तुम्हारा क्या बनेगा? कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर, और स्मॉल टी स्मॉल आर। These are the four gametes. अब इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट बोलता है कि ईच गैमेट विल हैव इक्वल फ्रीक्वेंसी ऑफ गैमेट्स दैट इज 25%। ईच सेगमेंट या ईच कैरेक्टर विल हैव इक्वल फ्रीक्वेंसी दैट इज 25%। इसी वजह से F2 जनरेशन में जो है वहां पे क्या है? वेरिएशन आता है, और न्यू जो है तुम्हारा क्या है? पॉसिबिलिटीज आता रहता है। पी प्लांट हैविंग प्रोड्यूस्ड इन दी F2 जनरेशन न्यू कॉम्बिनेशंस फॉर्म होता है। तो इसी वजह से इसका जो आंसर है वो क्या होगा? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो चलो अभी तक हम लोग ने पूरा ये डिस्कस कर लिया। इसके बाद अपन किस में जाएंगे? अचीवर सेक्शन, जो क्या है थोड़ा बहुत क्रिटिकल थिंकिंग होगा और बहुत हम लोग को अच्छा लगेगा ये क्वेश्चंस करके। तो मैंने दो ही क्वेश्चन रखा है इस अचीवर सेक्शन में अकॉर्डिंग टू द लास्ट लेक्चर्स एज वेल, ठीक है? तो हम लोग देखते, चलो सबसे पहला ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर को आप लोग भली भांति जानते हो कि कौन सा स्ट्रक्चर है। आई होप आप लोग को बोलना नहीं पड़ेगा, नर्व सेल का स्ट्रक्चर। तो चलो, तो सबसे पहले हम लोग लेबलिंग करते हैं। ये बाहर वाला जो दो हिस्सा है इसको अपन क्या बोलते हैं? डेंड्राइट्स। ये नेट लाइक स्ट्रक्चर इसको अपन क्या बोलते हैं? डेंड्राइट्स। ये जो सेकेंड है इसको अपन क्या बोलते हैं? सेल बॉडी। इसको क्या बोलता है? सेल बॉडी। नोड्स ऑफ रनवेट तो मार्क टी है। उसके बाद थर्ड ये जो है ये क्या हो गया हमारा? एक्सॉन। और ये फोर्थ क्या है? माइलिन शीथ। फोर्थ क्या है? माइलिन शीथ। चलो अपन को ये समझ में आ गया कि दिस इज दी माइलिन शीथ। अब देखते हैं ऑप्शंस, हम लोग देखते हैं, आराम से पढ़ना चालू करो। नंबर 1 क्या है? contain both neurofibrils and Nissel's granules and are also called as efferent process, whereas 4 is present between neurilemma and number 3 क्या बोला गया है? ठीक है, सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग देन। तो दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। जो न्यूरोफिब्रिल्स है, Nissel's granules है, are also called as efferent process. This is a correct statement. Number 4 is present between neurolemma and number 3, ठीक है। नंबर 4 माइलिन शीथ जो है वो न्यूरोलिमा और एक्सॉन के साथ प्रेजेंट रहता है। वेरी गुड, ये भी सही है, ठीक है। उसके बाद नंबर बी, number 2 is divide of mitochondria and Golgi apparatus. However, its cytoplasm is rich in Nissel's granules, whereas is a cylindrical protoplasmic process arising from the cell body. तो ये तो गलत हो गया, ठीक है। एंड सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग देम, ये तो गलत हो गया, ठीक है। सबसे पहले डिवाइड ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया और गोल्गी apparatus नहीं होगा, दोनों प्रेजेंट होगा, वरना कैसे एनर्जी जनरेट होगा और पैकेजिंग कैसे होगा? तो ये गलत है। लेकिन साइटोप्लाज्म इज रिच इन Nissel's granules। Nissel's granules जो ग्रेन्यूल्स है, Nissel's granules बोलते हैं, वो जो प्रेजेंट रहता है लार्ज अमाउंट में, दैट इज अ करेक्ट पार्ट। तो ये पहला जो है वो गलत हो गया, डिवाइड नहीं होगा, माइटोकॉन्ड्रिया एंड गोल्गी apparatus इज प्रेजेंट। तो अपन को यही पे आंसर मिल गया, क्या होगा? नंबर बी। यहां पे ही आंसर हम लोग को क्या मिल गया? नंबर बी। सो द करेक्ट आंसर्स और द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन रिक्वायर्ड इज नंबर बी। तो चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अभी लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है यहां पे।
सबसे पहले देखना इसमें रेफर टू द गिवन फ्लो चार्ट एंड सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग पीटी। तो सबसे पहले फ्लो चार्ट देखते ही हम लोग को क्या है आइडेंटिफाई करना है कि P क्या है, Q क्या है, R क्या है, S क्या है और T क्या है। तो मेथड ऑफ क्या बोला गया है, मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन अगर नो है तो क्या है P, अगर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता ही नहीं है तो ऑब्वियसली क्या होगा, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। P क्या हो गया हमारा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। उसके बाद Q देखते हैं क्या है, Q देखते हैं मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। उसके बाद अगर हाँ है तो आर्टिफिशियल मेथड, अगर हाँ है तो स्टॉक एंड स्कियन आर इन्वॉल्व, और अगर स्टॉक एंड स्कियन इन्वॉल्व है तो अपन को क्या मिल गया, ग्राफ्टिंग। अपन को क्या मिल गया, ग्राफ्टिंग। बस हो गया, इतना इतना ही तो हम लोग को आइडेंटिफाई करना है, ग्राफ्टिंग मिल गया। उसके बाद देखते हैं हम लोग को क्या है, आर करना है। अगर स्टॉक एंड स्कियन इन्वॉल्व नहीं है तो क्या हो गया हमारा, लेयरिंग हो गया, लेयरिंग कर सकते हैं अपन। उसके बाद और क्या क्या कर सकते हैं, ध्यान से सोचो, कटिंग कर सकते हैं, और क्या है, टिश्यू कल्चर भी पॉसिबल है, टिश्यू कल्चर भी पॉसिबल है। ठीक है, तो अपन को ये तीन चीज पता चल गया। उसके बाद क्या है, देखो ये सेगमेंट हो गया। अगर मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है, यस है तो आर्टिफिशियल मेथड, अगर नो है तो कॉर्म्स आर फॉर्म्ड, कॉर्म्स भी अगर इन्वॉल्व नहीं है तो एस हो गया। तो क्या हो गया अपना, एस हो गया। तो अगर एस हो गया, यहां पे एस क्या होगा अपना, एस यहां पे क्या होगा, नेचुरल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। जो नेचुरल मेथड है, जो नेचुरल मेथड है, नेचुरल मेथड क्या हो सकता है हमारा, नेचुरल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, नेचुरल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, मैं वीपी लिख रहा हूं शॉर्ट में, बाय रूट, स्टेम और क्या होगा, लीफ, बाय रूट, स्टेम एंड लीफ। तो ये प्रोसेसेस है जिससे हो सकता है। अब इस चीज को देखना कि सबसे पहले मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है, आर्टिफिशियल मेथड नहीं है, लेकिन कॉर्म्स आर फॉर्म्ड। कॉर्म्स क्या है, मॉडिफाइड वेजिटेटिव मेथड है, मॉडिफाइड वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है, जो क्या है, कॉर्म्स होता है। और अगर ये हुआ तो क्या हो जाएगा, टी। सो दिस इज वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, मॉडिफाइड वेजिटेटिव प्रोपागेशन, मॉडिफाइड वेजिटेटिव प्रोपागेशन। चलो ये तो अपन को समझ में आ गया, मॉडिफाइड वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्या बोला गया है, रेफर टू द गिवन फ्लो चार्ट, सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। अच्छे से देख लो इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो देखते हैं, इन मेथड पी प्लासेंटा फॉर्म्ड में टेक प्लेस इन मेथड क्यू, प्लांट्स ऑफ क्लोजली रिलेटेड डाइकोटिलेडनस वेराइटीज इज हैविंग मस्कुलर कैम्बियर यूज्ड। दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट, दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। उसके बाद सेकंड देखते हैं अपन, प्रोपेगेशन ऑफ एल्बीजिया take place by method S, whereas propagation of crocus takes place by method T। तो S क्या है यहाँ पे हमारा, नेचुरल मेथड ऑफ VP, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, तो ये बिल्कुल सही है। और प्रोपेगेशन ऑफ crocus takes place by method T, modified by कॉम्स, कॉम्स के हेल्प से लेते हैं, सो दिस इज ऑल्सो अ करेक्ट स्टेटमेंट। तीसरा देखते हैं, मेथड P, मतलब P मतलब वो ऊपर वाला, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैन बी सीन इन बाइसेक्सुअल फ्लावर्स वेराज इन मेथड R। ठीक है, और जो R मेथड है, R मतलब लेयरिंग, कटिंग और लेयरिंग, कटिंग और क्या, टिश्यू कल्चर, कैलस फॉर्म्ड में, कैलस फॉर्मेशन में टेक्स प्लेस। तो दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। अब अपन को क्या है, आइडेंटिफाई करना इनकरेक्ट, तो बचा तो हमारा यही है, लेकिन देखते हैं कि यह क्या है। पोटैटो एंड ऑनियन प्रोपेगेट्स बाय क्या है आपका, मेथड टी। टी मतलब क्या बोल रहा है यहाँ पे, मॉडिफाइड बाय कॉम्स, नहीं ये तो गलत हो गया अभी। वेरास कोलोकैशिया एंड डालिया प्रोपेगेट्स बाय मेथड एस। तो ये तो कतई क्या है हमारा, गलत हो गया। डालिया जो है वो कैसे प्रोपेगेट करता है, बाय रूट्स। डालिया जो है वो प्रोपेगेट कैसे करता है, रूट्स। और आपका जो यहाँ पे पोटैटो एंड ऑनियन जो है, आलू और प्याज जो है, वो कैसे करते हैं, स्टेम से। अब स्टेम में भी क्या है हमारा, पोटैटो जो है वो होता है ट्यूबर, वो क्या होता है, ट्यूबर, और ऑनियन जो है वो क्या होता है, बल्ब। ठीक है, वो क्या हो गया हमारा, बल्ब। तो ऑब्वियसली ये जो थिंग है, ठीक है, ये जो पोटैटो एंड ऑनियन है, ये स्टेम से करते हैं, जिसमें स्पेसिफिकली पोटैटो ट्यूबर है और ऑनियन क्या है, बल्ब है। यहाँ पे मैंने थोड़ा ये लिख दिया, मैं एक बार री राइट कर देता हूं यहाँ पे।
बल्ब। तो चलो हो गया। और उसके बाद जो डालिया है वो कंप्लीटली किससे करता है, रूट से। सो दिस इज अ इनकरेक्ट स्टेटमेंट। और अपन को क्या चाहिए था, इनकरेक्ट स्टेटमेंट ही चाहिए था, तो अपन को मिल गया ऑप्शन डी। आई होप आप लोग ये अच्छे से समझ पाए हो। ठीक है, यहां पे मेरा आज क्वेश्चंस का जो काउंटर था, क्वेश्चन का जो बैंक था, वो आज खत्म हुआ। उसके बाद हम लोग फिर से नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक बी प्रिपेयर्ड। मैंने अभी तक 3 लेक्चर रिकॉर्ड कर दिया है या फिर आपके लिए अपलोड कर दिया है क्लास 10th का, तो उस अच्छे से देखिए, उसको प्रिपेयर कीजिए, बार बार रिवाइज कीजिए और भी खुद से डीपीपी सॉल्व करिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करिए, तभी जाके और ज्यादा हम लोग एडवांसमेंट होगा और ज्यादा क्रिटिकल थिंकिंग में हेल्प होगा। फॉर till that, now for the next lecture to arrive, best of luck and prepare well. Thank you.